नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 16 से 31 अक्टूबर के करंट अफेयर। चलिए देखिए, राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। तो हमको ध्यान रखना कौन से क्रम का है, 69वां क्रम का है, कब किया है, 7 अक्टूबर को किया है। ठीक, इसमें जो वहीदा रहमान जी हैं, इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ स्पेशल अवार्ड्स हैं जो याद रखने चाहिए, जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया है द नंबी इफेक्ट को। बेस्ट एक्टर है पुष्पा का द राइज ऑफ पार्ट 1 के कौन है, अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी। इन नामों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। मुंबई में 17 अक्टूबर को इस समिट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। ठीक, इसी दौरान अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो भारतीय समुद्री क्षेत्र के लिए नीली अर्थव्यवस्था की क्या है, ब्लूप्रिंट है। मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समुद्री क्षेत्र का कैसा योगदान होगा, उसमें क्या क्या कार्य करने हैं, इन दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी डिटेल है, तो एक बार रीड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किया और विश्व कौशल 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कौशल भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडिया स्किल 23-24 का शुभारंभ किया। विश्व कौशल 2022 विजेताओं को सम्मानित भी किया गया है। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया है, जो अब तक का सबसे अच्छा रैंक है भारत का। कार्यक्रम के में विश्व कौशल 2000 की यात्रा को दर्शाने वाला एक लघु वीडियो भी दिखाया गया है। देखिए, जो विश्व कौशल प्रतियोगिता है दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जो हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसका संचालन वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, जिसके 86 सदस्य देश हैं। ये प्रतियोगिताएं उच्च प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क और व्यावसायिक उत्कृष्टता का आकलन करने का एक उद्देश्यपूर्ण तरीका प्रदान करती हैं। प्रतियोगिता की अवधि 4 दिन से 16 से 22 घंटे की होती है। ठीक है, वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2022 सितंबर से नवंबर 2022 तक पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया में आयोजित किया गया था, जिसमें 61 कौशल में 58 देशों के 1000 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया था। ठीक, प्रतियोगिता की मेजबानी 15 देशों ने 20 से अधिक शहरों में की थी। भारत ने 50 कौशल में भाग लिया था। ठीक, देखिए इसी में W22 में 2 रजत पदक, 3 कांस्य पदक और उत्कृष्टता के लिए 13 पदकों के साथ भारत ने क्या किया, 11वां स्थान हासिल किया था। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा माइंड में बना के रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ने द एडीएस शो 2023 के आयोजन की घोषणा की। ठीक है, एडीएस शो 2023 की घोषणा की है। एडीएस शो में आयोजन 7 दिसंबर 2023 को मनेसर गुरुग्राम में ICAT ट्रैक पर किया जाएगा। एडीएस शो की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या, देखिए इसमें अत्याधुनिक प्रदर्शनी होगी, विशेषज्ञ वक्ताओं के सत्र आयोजित किए जाएंगे, लाइव प्रदर्शन होगा और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगा ये शो। ठीक, चलिए REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किसी भी आने वाले एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। चलिए, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात में धोरेडो को उत्कृष्ट पर्यटन गांव घोषित किए जाने की प्रशंसा की है। ठीक, क्या गांव का नाम याद रखिएगा, धोरेडो कहाँ का है, गुजरात का है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ किया है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इसी को ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछेगा, क्योंकि भारत का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ठीक, देखिए इसका टोटल ये 70 किलोमीटर लंबा खंड है, जिसको इस हिसाब से डेवलप किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टेज विध्वंसक इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ठीक,
और जब 15B का तीसरा स्टील विध्वंसक इम्फाल भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? 20 अक्टूबर को। ठीक, इस युद्धपोत का निर्माण विदेशी स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया और भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 164 मीटर है। इसका विस्थापन 7500 टन से अधिक है। देखिए, P-15B जो प्रोजेक्ट 15B है भारत का, इसका पहला युद्धपोत 21 नवंबर 2021 को संचालित किया गया था। दूसरा युद्धपोत पहला युद्धपोत कौन सा था? विशाखापट्टनम। दूसरा युद्धपोत मोरमू गांव 18 दिसंबर 2022 को संचालित किया गया था और तीसरा युद्धपोत इम्फाल 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया और चौथा युद्धपोत 17 मई 2022 को शुभारंभ किया गया था। ठीक, और यह भी अपने आखिरी चरण में चल रहा है। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। भारतीय सेना और भारत सरकार की एकीकृत सेवा संस्थान की यह सहयोगात्मक पहल है। ठीक, कब की गई है? 21 अक्टूबर 2023 को। उद्भव देखिए क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसका अर्थ होता है उत्पत्ति। हमारे राष्ट्र के पुराने धर्म ग्रंथों लेखों को स्वीकार करता है जो सदियों पुराने हैं और इसमें गहन ज्ञान शामिल है और आधुनिक सैन्य रणनीतियों को लाभ पहुंचा सकता है। तो हमारे जो पुराने ज्ञान है उसको आधुनिकता के साथ क्या करना, समन्वय करना, उसके साथ उसको मैच करना है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमारे कई सारे ज्ञान पांडुलिपियों में पढ़ा है। आपको पता होगा कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि भारत में पहले ही ऐसा विमान था जो उड़ता था, जबकि उसके कई 100 सालों या कई हज़ार सालों के बाद आपके जो अभी वर्तमान में एयरप्लेन हो रहे उसकी खोज होती है। तो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसी ज्ञान की चीज़ें जो भारतीय ग्रंथों में ऑलरेडी हैं पहले से, तो उसको क्या करना, नवीनता के साथ उसको समन्वित करना है, उससे सीखना है और अपने देश के क्या करना है, देश को क्या करना है, बढ़ाना है, आगे विकास करना है उसका। चलिए देखिए अगला लगते हैं। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने चिकित्सा अस्पताल सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है, तो इनको ध्यान रखिएगा। भारत के उमरोई छावनी में एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 का शुरू किया गया है। इसमें भारतीय और मलेशिया सेना का यह एक सैन्य अभ्यास है। ठीक, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023, इतना आपको इस पर ध्यान रखना है। ये कब तक चलेगा? 5 नवंबर 2023 तक चलेगा। अगर देखते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। ठीक, तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होगा? अपना गोवा में हो रहा है। खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा। 10,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लगेंगे। ठीक, ये मोटी मोटी इसकी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पे हुआ है? मडगांव गोवा में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें रखनी, कहाँ पे होगा, कौन से क्रम का होगा। दो ही जो जरूरी चीज़ें हुए, एक तो कहाँ हो रहा है, कौन से क्रम का होगा, कब से कब तक होगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलेगा। अभिनेता राजकुमार राव भारतीय निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान के नए नेशनल आइकन बने। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले, कौन बने थे? खेल जगत से सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, अब राजकुमार राव जी को बनाया गया है। चलिए, गिनी की खाड़ी, यूरोपीय संघ और भारत ने पहला संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास किया। ठीक, कब किया गया? देखिए 24 अक्टूबर 23 को यूरोपीय संघ और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। इस युद्धाभ्यास का आयोजन 5 अक्टूबर 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ है। तो आपको बस दो चीज़ याद रखना है, कहाँ पे हुआ गिनी की खाड़ी और किसके बीच हुआ? भारत, यूरोपीय संघ और भारत के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड भरूच गुजरात में 25T बुलार्ड पुलटक महाबली को लॉन्च किया गया। देखिए जो ये बुलार्ड पुलटक है, ये क्या करता है? ये जो जहाज किनारे खड़े हैं बड़े जहाज, उनमें पहुंचाता है, सहायता संबंध पहुंचाएगा, है ना, मतलब उनको सहायता करेगा। ठीक, पनडुब्बियों की बर्थिंग अनबर्थिंग में, जहाज़ों की बर्थिंग अनबर्थिंग में, जहाँ पे कम पानी है वहाँ पे भारतीय नौसेना को सुविधा प्रदान इत्यादि काम करना है। ऐसे सब काम यह पुलटक करता है। आगे देखते हैं। भारतीय थल सेना वायुसेना की टुकड़ी ने भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 2023 के लिए प्रस्थान किया। ठीक, ये कब होगा? इसका आयोजन होगा 23 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर
कजाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक, तो कहाँ पे होगा? अभ्यास काजिन 2023, 30 अक्टूबर से 11 नवंबर। ये कौन सा संस्करण है? यह 7वां संस्करण है। ये सारी डेट आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। आपको पता है मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है। इसमें अमृत कलश था। अमृत कलश कार्यक्रम क्या था कि देश के कोने कोने से मिट्टी इकट्ठा करके कहाँ ले जाना था? नई दिल्ली ले जाना था। वहाँ से इस पर क्या बनेगी? वाटिका बनेगी। ठीक, इसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है, क्योंकि समापन शुभारंभ था। यहाँ 7500 स्थानों से पवित्र मिट्टी एकत्रित करके यहाँ पहुँची है। ठीक, और इस पे क्या वहाँ पे अमृत गार्डन बनाया जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। वार्षिक रिपोर्ट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे आने वाले किसी भी पेपर के लिए। चलिए इसकी रिपोर्ट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें खास हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 4,61,000 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें 1,68,000 लोगों ने जान गंवाई है और 4,44,000 लोग घायल हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9% की व मृत्यु में 9.4% की और चोटों में 15% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। अभी हमने देखा है पिछली न्यूज में। इसको देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। मेरा युवा भारत मंच के बारे में क्या? देखिए, मेरा युवा भारत एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप होगा। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को यह लाभान्वित करेगा। लाभार्थियों की आयु 10-19 वर्ष की होगी। मेरा युवा भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें भौतिक गतिविधियों के साथ ही डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी शामिल है। ऐसे निकायों की क्या देखिए आवश्यकता है? अमृत काल में युवाओं की भूमिका को बढ़ाना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए फ्रेमवर्क बनाना ताकि युवाओं की जो युवा शक्ति उसको केंद्रित किया जा सके। आज के युवाओं के साथ जुड़ने के लिए नया समकालीन प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म बनाना। आज के युवाओं के साथ जुड़ने के लिए कैसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे युवाओं लोगों को क्या एकत्रित किया जा सके, गैदर किया जा सके। एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर युवाओं तक पहुँच को क्या करना है? सुनिश्चित करना है। उद्देश्य क्या है इसका? मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं की उन्नति के लिए समर्पित एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। इसके उद्देश्य में युवाओं के नेतृत्व विकास, अलग अलग भौतिक गतिविधियों को कार्यक्रम कौशल में बदलाव करके अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार करना, युवाओं को सामाजिक अन्वेक्षण और समुदायों का अगुवा बनाने में उनमें निवेश करना, युवाओं की आकांक्षाओं समुदायों की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, मौजूदा कार्यक्रम के समन्वय के माध्यम से दक्षता वृद्धि करना, युवा लोक मंत्रालयों के बीच वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना, एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस तैयार करना, सरकारी पहलों युवाओं के साथ जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए दो तरफा संचार में सुधार करना। ये इसके उद्देश्य थे। तो आपका यहाँ पे 30 अक्टूबर का करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। साथ ही एक विशेष सूचना है कि हमारी संस्था के द्वारा 14 टेस्ट सीरीज का फ्री मॉक टेस्ट CGPSC प्री 2023 के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जो 26 नवंबर से चालू होगा। टेस्ट प्रत्येक संडे को रखा गया है ताकि किसी को भी स्टडी में दिक्कत मत हो और लोग समय निकाल के टेस्ट दे सके। टेस्ट पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और अपनी तैयारी को चेक कर ले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो मॉक टेस्ट है वो एक बहुत बढ़िया शस्त्र होता है या हथियार होता है। समझिए, आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतने ही आप अपनी तैयारी में परफेक्ट होते जाएंगे। इसलिए आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट के बारे में ज़्यादा की जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।